हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है लेट्स टॉक विद हिमांशु सेन। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऑडियो बुक पढ़ा रहे हैं जिसके राइटर हैं रामशरण शर्मा, और किताब का नाम है भारत का प्राचीन इतिहास। ये हम 15 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं ऑडियो बुक के जरिए। दोस्तों, हमारे 16वें चैप्टर का नाम है ईरान और मकदूनिया का आक्रमण। दोस्तों, ये चैप्टर हम ऑडियो बुक के ज़रिए पढ़ेंगे, कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे। एक आसान भाषा में आपको मैं इस चैप्टर के बारे में सारा कुछ समझाऊंगा और उसका सारांश भी बताऊंगा। अगर आप चैनल से नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, यह है हमारा चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है ईरान और मकदूनिया का आक्रमण। पहली हेडिंग हमारा ईरानी आक्रमण। पढ़ते हैं इसे। उत्तर पूर्व भारत में छोटी रियासत और गणराज्य धीरे धीरे मगध साम्राज्य में मिल गए। हालांकि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत ने एक अलग तस्वीर पेश की। कंबोज, गांधार और मद्रास जैसे कई छोटी रियासतों ने आपस में संघर्ष किए। इस क्षेत्र में मगध की तरह कोई शक्तिशाली साम्राज्य नहीं था जो युद्धग्रस्त समुदायों को मिलाकर संगठित साम्राज्य बना सके। चूंकि यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध था, इसने अपनी ओर पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित किया। इसके अलावा हिंदुकुश के दरों से यहाँ आसानी से प्रवेश किया जा सकता था। ईरान के आकीमीनिया के शासकों ने, जिन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार उसी समय मगध साम्राज्य के राजकुमारों की तरह किया, उन्होंने उत्तर पश्चिमी सीमा पर राजनीतिक मतभेदों का लाभ उठाया। ईरान के शासक डारियस ने ईसा पूर्व 516 में उत्तर पश्चिम भारत में प्रवेश किया और पंजाब, सिंधु के पश्चिमी भाग और सिंध पर कब्जा कर लिया। यह क्षेत्र 20वें प्रांत या ईरान के रियासतों में परिवर्तित हो गया, जिसमें कुल 28 रियासतें थीं। भारतीय रियासतों ने सिंध उत्तर पश्चिमी सीमा और पंजाब का हिस्सा शामिल था जो सिंधु के पश्चिम में था। यह पंजाब का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला हिस्सा था जो सिंधु के पश्चिम में था। यहाँ से 360 टैलेंट सोना का अनुदान मिलता था, जो ईरान को अपने एशियाई प्रांतों से प्राप्त कुछ राजस्व का 1/3 हिस्सा था। ईरानी सेना में भारतीय प्रजा को भी भर्ती किया जाता था। डेरियस के उत्तराधिकारी जेरेक्सिस ने यूनानियों के खिलाफ लंबे युद्ध के लिए भारतीयों को अपनी सेना में भर्ती किया। प्रतीत होता है कि अलेक्जेंडर के भारत पर आक्रमण के पहले भारत ईरानी साम्राज्य का एक हिस्सा था। दूसरा हेडिंग हमारा दोस्तों, संबंध के परिणाम। भारत ईरान संधि लगभग 200 वर्ष तक चली। इससे भारत ईरान के बीच व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहन मिला। सांस्कृतिक परिणाम अधिक महत्वपूर्ण थे। ईरानी लेखक भारत में लेखन का एक रूप लेकर आए जिसे खरोष्ठी लिपि कहा जाता था। यह अरबी की ही तरह दाईं से बाईं लिखी जाती थी। पेज नंबर हमारा 144 है दोस्तों। ईसा पूर्व 3री शताब्दी में उत्तर पश्चिम भारत में अशोक के कुछ अभिलेख इसी लिपि में लिखे गए थे, जो भारत में 3री शताब्दी तक प्रयोग में ही रही। ईरान के सिक्के भी उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र में पाए जाते हैं, जो ईरान के साथ वस्तु के आदान प्रदान को दर्शाते हैं। हालांकि ऐसा सोचना गलत है कि ईरान के साथ संधि के परिणाम स्वरूप पंच चिन्हित सिक्के भारत में उपयोग किए गए। हालांकि मौर्य शिल्पकला पर ईरानी प्रभाव को देखा जा सकता है। अशोक काल के स्मारक, विशेष रूप से घंटों के आकार के बनने वाले गुंबद, एक हद तक ईरानी नमूने से मिलते जुलते हैं। ईरान का प्रभाव अशोक के राज्यादेशों के साथ साथ इनमें इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दों और लिपियों में भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए, ईरानी शब्द लिपि के लिए अशोक के समय के लेखकों ने लिपि शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसा प्रतीत होता है कि ईरानियों के माध्यम से यूनानियों ने भारत के अकूत धन के बारे में जाना, जिससे उनका लालच बढ़ गया और भारत पर सिकंदर के आक्रमण का कारण बना। सिकंदर का आक्रमण नई हेडिंग है दोस्तों हमारा। ईसा पूर्व 4ठी शताब्दी में यूनानी और ईरानी ने दुनिया में सर्वशक्तिमान बनने के लिए लड़ पड़े। मैसेडोनिया ने सिकंदर के नेतृत्व में यूनानियों ने अंततः ईरानी साम्राज्य को नष्ट कर दिया। सिकंदर ने न केवल एशिया माइनर यानी तुर्की और इराक, बल्कि ईरान को भी जीत लिया। ईरान से वह भारत की ओर बढ़ा। जाहिर है कि ऐसा उन्होंने भारत के आधार धन के लालच में किया। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहते हैं, उसने और यूनान के अन्य लेखकों ने भारत की भव्यता का चित्रण किया था, जिससे सिकंदर यहाँ आक्रमण के लिए लालायित हुआ। सिकंदर को भी भौगोलिक ज्ञान और प्राकृतिक इतिहास को जानने की ललक थी। उसने सुना था कि भारत के पूर्व किनारे पर कैस्पियन सागर था,
वह पूर्ववर्ती विजेताओं के मिथकीय कारनामों से भी प्रेरित था, जिसका अनुकरण कर वह उसे भी पार कर जाना चाहता था। उत्तर पश्चिम भारत की राजनीतिक स्थिति उसकी योजनाओं के अनुकूल थी। यह क्षेत्र कई स्वतंत्र राजशाहों और कबीलाई गणराज्यों में विभाजित था, लेकिन वे जिन रियासतों के अंतर्गत आते थे, उससे वह संपूर्ण समर्पण भाव को दृढ़ता से जुड़े हुए थे। सिकंदर ने इन रियासतों को बारी बारी से जितना आसान समझा। इन क्षेत्रों के शासकों में से दो शासक विख्यात थे, अम्भी तक्षशिला के राजकुमार और पोरस, जिसका राज्य झेलम और चिनाब के बीच था। वे एक साथ मिलकर सिकंदर की बढ़त का प्रभावी रूप से विरोध कर सकते थे, लेकिन वे संयुक्त मोर्चा बनाने में असफल रहे और इसलिए खैबर दर्रा बिना प्रहरी के साथ ईरान के विजय के बाद सिकंदर काबुल की तरफ बढ़ा, जहां से वह ईसा पूर्व 326 में खैबर दर्रे से होकर भारत की ओर चल दिया। सिंधु तक पहुंचने में उसे 5 महीने लगे। तक्षशिला के शासक अम्बी सिकंदर से शीघ्र पराजित हो गया और सिकंदर की सेना और मजबूत हो गई। साथ ही उसने अपने खजानों की भरपाई भी की। झेलम पहुंचने पर सिकंदर को पहले और कड़े प्रतिबंध का सामना पोरस से करना पड़ा। हालांकि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, किंतु वह उसकी बहादुरी और साहस से प्रभावित था, इसलिए उसने अपने राज्य को उसके पास ही रहने दिया, उसे अपना सहयोगी बना लिया। सिकंदर व्यास नदी तक पहुंच चुका था। वह उत्तर की तरफ और आगे बढ़ना चाहता था, लेकिन उसकी सेना ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। यूनानी सैनिक युद्ध के कारण थकान और बीमारी के शिकार हो गए थे। भारत की गर्म जलवायु और 10 वर्षों के निरंतर युद्ध अभियानों ने उन्हें बुरी तरह से बीमार बना दिया था। वे सिंधु के किनारे भारतीय लड़कों के युद्ध कौशलों से भी परिचित हो चुके थे, जिससे वे आगे बढ़ने में कतरा रहे थे। यूनानी इतिहासकार एरियन बताते हैं कि युद्ध की कला में भारतीय उस समय के क्षेत्र में रहने वाले अन्य राष्ट्रों से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ थे। विशेषकर ग्रीक सैनिकों को गंगा पर तैनात एक विशाल सेना के बारे में सूचना थी। यह स्पष्ट रूप से नंदों के शासनकाल पर मगध साम्राज्य था, जिनके पास सिकंदर से भी कहीं अधिक सैनिक थे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए सिकंदर के कई आदेशों के बावजूद ग्रीक सैनिकों ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। सिकंदर ने दुखी होते हुए कहा, मैं उनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ जो निष्ठावान और कायर हैं, जो भय से ग्रसित हैं, और जो राजा अपने दुश्मनों के हाथों कभी नहीं हारा था, उसे अपनों ही लोगों ने हरा दिया। उसे अपने ही लोगों ने पीछे हटाने के लिए मजबूर कर दिया। पूर्व साम्राज्य पर शासन का शासक उसका सपना अधूरा ही रह गया। लौटते समय सिकंदर भारतीय सीमा के अंततः तक पहुंचते हुए कई छोटे गणराज्यों को पराजित करता गया। वह निरंतर 19 महीने ईसा पूर्व 326 और 326 व 5 तक भारत में युद्धरत रहा, जिससे उसके पास अपने विजय को व्यवस्थित करने तक का भी समय नहीं मिला। फिर भी उसने कुछ व्यवस्थाएं की। विजित राज्यों को अधिकांशतः उसके ही शासकों को सौंप दिया गया था, जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार ली थी। हालांकि उनकी क्षेत्रीय संपत्तियों को 3 भागों में विभाजित कर 3 ग्रीक राज्यपालों के अधीन रखा गया था। उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई शहरों की स्थापना भी की। नई हेडिंग हमारे दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण पर प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव। सिकंदर के आक्रमण ने प्राचीन यूरोप को प्राचीन दक्षिण एशिया के निकट संपर्क में आने का पहला अवसर प्रदान किया। सिकंदर का भारतीय अभियान एक विजयी सफलता थी। उन्होंने अपने साम्राज्य को ऐसे भारतीय प्रांत से जोड़ा जो ईरान द्वारा विजित प्रांतों की तुलना में काफ़ी बड़ा था। हालांकि यूनानी शासकों वाला क्षेत्र जल्द ही मौर्य शासकों के अधीन हो गया। भारत और ग्रीस के बीच कई क्षेत्रों में प्रत्यक्ष संबंधित स्थापित होना इस आक्रमण का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था। सिकंदर के अभियान ने भूमि और समुद्र के माध्यम से 4 अलग अलग मार्ग प्रशस्त किए, जिससे यूनानी व्यापारियों और कारीगरों को व्यापार करने की मौजूदा सुविधा बढ़ गई। पेज नंबर हमारे दोस्तों 148। यद्यपि सिकंदर के आक्रमण से पहले भी उत्तर पश्चिम में रहने वाले कुछ यूनानियों के बारे में सुना गया है। इस आक्रमण से वहाँ ग्रीक या यूनानी उपनिवेश स्थापित हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण काबुल क्षेत्र में अलेक्जेंड्रिया, झेलम तट पर बैंकेफल व सिंध में अलेक्जेंड्रिया शहर थे। हालांकि मौर्य ने पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य
और अशोक दोनों के शासनकाल में ग्रीक वहाँ बने रहे। सिकंदर को उस रहस्यमय सागर के भूगोल में बहुत रुचि पैदा हो गई थी जिसे उसने सिंधु के मुहाने पर पहली बार देखा था। इसलिए उसने तटों को तलाशने और सिंधु के मुहानों से यूफ्रेट्स महानंद तक बंदरगाहों की खोज करने के लिए एक जहाजी बेड़ा अपने मित्र न्यूरोकस के साथ भेजा। नतीजतन सिकंदर के इतिहासकार उस मूल्यवान भौगोलिक इतिहास को लिख गए जिसमें सिकंदर के अभियानों का सही उल्लेख है, जिससे हमें आगामी घटनाओं के सही भारतीय कालक्रम स्थापित करने में मदद मिलती है। सिकंदर के इतिहासकारों से हमें समय की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। वे हमें सती प्रथा, गरीब माता पिता द्वारा बाजारों में लड़कियों और उत्तर पश्चिमी भारत में बैलों की अच्छी नस्ल की बिक्री के बारे में बताते हैं। सिकंदर ने यहाँ से ग्रीस में उपयोग करने के लिए 2 लाख बैल मैसेडोनिया भेजे। बढ़ाईगिरी की कला भारत में सबसे अधिक समृद्ध थी। बढ़ाई रथ, नाव और जहाज़ों का निर्माण करते थे। उत्तर पश्चिम भारत में छोटे राज्यों की क्षमता नष्ट कर सिकंदर के आक्रमण ने उस क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य के विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त किया। परंपरा अनुसार मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर की सैन्य मशीन को कम करते हुए देखा और इससे कुछ ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उन्होंने नंदों की शक्ति का सर्वनाश कर दिया। मिलते हैं दोस्तों एक नए चैप्टर में। थैंक यू वेरी मच।